Hello, welcome you all to today's lecture. And today we are going to study about motion in a plane. We are starting the chapter motion in a plane. इस चैप्टर के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है डिटेल में. एक वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर कैलकुलेशन, वेक्टर लॉज, वेक्टर्स का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम. दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन थर्ड वन. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ देम. सबसे पहले हम वेक्टर शुरू करते हैं. लेट अस फोकस ऑन टू आवर शीट. मोशन इन ए प्लेन 2D मोशन, वेक्टर्स 2D मोशन का इंट्रोडक्शन प्रोजेक्टाइल में अप्लाई करेंगे और सर्कल में इसको अप्लाई करेंगे. ये सारी चीजें हम स्टडी करना चाहते हैं. तो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए. बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हम उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकते. तो आई मस्ट से दीज फिजिकल क्वांटिटीज require both magnitude and direction for their complete specification. मतलब हम लोग जनरली बोलते हैं ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर है. दोनों हो नहीं, जिनको दोनों की जरूरत हो, दोनों के बिना वो कंप्लीटली स्पेसिफाई ही ना हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर. जिसमें डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए वो वेक्टर है, और जिसका काम डायरेक्शन के बिना भी चल जाएगा, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं, सेंस ही नहीं है, वो स्केलर है. जैसे मैं आपसे बोलता हूँ टाइम स्केलर है. तो टाइम कैसे स्केलर है? देखिए मैं पूछूं आपसे अभी क्या टाइम है. मान लो आपने कहा कि सर अभी 6 बजे हैं, ये 7 बजे हैं. तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा 7 नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ? तो वेस्ट की तरफ कितने होंगे? ऐसा कुछ होता है क्या? टाइम में तो डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है. 7 बजे तो 7 बजे, ना नॉर्थ ना ईस्ट ना वेस्ट ना साउथ. दैट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन. ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर. जबकि जो वेक्टर्स होती है, जैसे मैंने कहा एक बॉडी को उठाना है 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए. तो 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाना होगा? ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड्स. अगर मैं 10 न्यूटन नीचे लगा दूं तो बॉडी उठेगी नहीं. 10 न्यूटन साइड में लगा दूं तो बॉडी उठेगी नहीं. तो यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि यू हैव टू अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू लिफ्ट अप द बॉडी. समझ में आ रही बात? तो फोर्स को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया. अब मैंने कहा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. दे आर कॉल्ड वेक्टर्स. इनको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स. क्लियर? अब इनकी एक खास बात और है कि वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से नहीं होंगे, इनको वेक्टर रूल्स भी ऑबे करने चाहिए. दे मस्ट ऑल्सो ऑबे वेक्टर लॉस. दे मस्ट ऑल्सो ऑबे वेक्टर लॉस. इनको वेक्टर लॉस भी ऑबे करने चाहिए. अगर वेक्टर रूल्स ऑबे नहीं करती क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, वेक्टर रूल्स ऑबे नहीं करती, तो फिर वो वेक्टर नहीं होगी. समझ में आ रही बात? दे मस्ट ऑल्सो ऑबे वेक्टर लॉस. एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, है ना, ये सारे के सारे आपके वेक्टर्स हैं. एक्सेट्रा, मोमेंटम वगैरह, ये सारे वेक्टर हैं जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन चाहिए. वो सारे वेक्टर हैं. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, और भी बहुत सारे हैं. धीरे धीरे आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब सीखेंगे. अभी नाम एक्यूमुलेट करने से कोई फायदा नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रखिए. अब इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर रूल भी ऑबे हो रहे हैं तो वेक्टर है. लेकिन अगर वेक्टर रूल ऑबे नहीं हो रहे तो फिर वो वेक्टर नहीं है. अब यहां पर जैसे करंट और प्रेशर की बात करते हैं. करंट और प्रेशर बोथ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. करंट एंड प्रेशर बोथ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दोनों में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट दे डू नॉट ऑबे वेक्टर लॉस.
दे डू नॉट ऑबे वेक्टर लॉस, वेक्टर लॉ भी नहीं करते, तो देयरफॉर दे आर नॉट वेक्टर्स, याद रखना वो वेक्टर नहीं है। क्लियर? तो जिसमें वेक्टर रूल नहीं ऑबे होते वो वेक्टर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें समझना ये है कि कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। इधर देखिए, ये वेक्टर है, आपने एरो से रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए टिप, ये हेड है और ये जो टेल है, तो टेल जो इसकी लंबाई होती है वो मैग्नीट्यूड देती है और जिसका हेड है वो डायरेक्शन देती है। मैथमेटिकली ड्रॉ करते हैं हम इसको। हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ये एरो की टेल है और इधर ये क्या है? टिप, या फिर इसको बोलते हैं हम हेड। क्लियर? तो हेड जो होती है वो क्या देता है? डायरेक्शन। अब जरा इधर देखो ध्यान से, टेल इज गिविंग यू मैग्नीट्यूड एंड हेड इज गिविंग यू डायरेक्शन। क्लियर? तो इन पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड यानी इसकी लंबाई और डायरेक्शन हेड से देते हैं। अब हम वेक्टर लिखते हैं कैसे? जैसे ए वेक्टर है, ऊपर वेक्टर लगा दिया। इसके दो पार्ट्स हैं, एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक ए वेक्टर की डायरेक्शन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर की डायरेक्शन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप, ये क्या है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और इसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। जैसे वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड ए कैप इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए कैप क्या हुआ? ए कैप इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? ए कैप। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और किस लिए यूज होते हैं? यूज टू गिव डायरेक्शन। क्लियर? यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इज 1। 1 को हम यूनिट बोलते हैं ना, यूनिटी, यूनिट वेक्टर। इसके अलावा याद रखना ये हमेशा डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है? डायमेंशनलेस। भाई जो यूनिट ऊपर होंगी और जो यूनिट नीचे होंगी तो दोनों यूनिट कट जाएंगी, तो इसमें कैंसिल हो जाएंगी जब दोनों यूनिट्स ऊपर की और नीचे की, तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होगी। यूनिटलेस, यूनिटलेस या फिर डायमेंशनलेस। दिस डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस। ध्यान देना, क्वांटिटी के डायमेंशन होंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो उसके डायमेंशन होंगे, वेलोसिटी के डायमेंशन होंगे, वेक्टर तो कोई भी हो सकता है ना इनमें से, तो क्वांटिटी के डायमेंशन होंगे, लेकिन इसकी यूनिट वेक्टर के कोई डायमेंशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अपने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ऊपर और नीचे दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो गई, तो ये क्वांटिटी हमेशा डायमेंशनलेस हो गई। यहाँ तक नोट करिए, ध्यान से देखिए। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक वेक्टर्स के बारे में समझ में आया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अलग अलग टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। वी वांट टू स्टडी अबाउट देम कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब इधर देखिए, अलग अलग तरह के वेक्टर्स होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की, फिर इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स। तो जो पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग हो, जैसे सपोज करो ये ए वेक्टर है, दूसरा है बी वेक्टर, ये पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, डायरेक्शन या तो सेम हो या अपोजिट हो, कुछ भी मतलब या तो सेम हो या अपोजिट हो, एग्जैक्टली अपोजिट, इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो कुल मिला के याद रखेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल ओनली इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर। तो हम कहेंगे दीज वेक्टर्स they lie along parallel lines। कैसे लाई करते हैं? parallel lines के along। they are in the same direction, in the same direction or exactly opposite direction। या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट अब बात करते हैं इक्वल। तो इक्वल वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है
और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, लंबाई भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर कब, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन के बराबर है। क्लियर? तो ए इज इक्वल टू बी, ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर कब है, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ए कैप मींस डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी कैप यानी डायरेक्शन ऑफ बी। तो हम बोल सकते हैं दीज वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड and they are in same direction। तो ध्यान रखना, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है तो इनको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। तो लैंग्वेज तो हम खुद बना सकते हैं, दीज वेक्टर्स है, इनमें क्या था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। यहां पर क्या बोलूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर कब, इफ मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन जो डायरेक्शन है ए की वो बी की डायरेक्शन के माइनस यानी अपोजिट है, यानी दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर? समझ में आ रही बात? कि देखिए अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर है दोनों वेक्टर्स का, अगर मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों वेक्टर्स का, दो वेक्टर है मेरे पास, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, दे आर अपोजिट, तो क्या हुआ, इनको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है, और बाकी जो इक्वल है और नेगेटिव वाले वो दोनों के दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। बाकी पैरेलल में इनके अलावा भी बहुत है, मैग्नीट्यूड ना भी इक्वल हो, डायरेक्शन सेम या अपोजिट है तो भी वो पैरेलल है। नेक्स्ट इसके बाद कोइनिशियल। कोइनिशियल का मतलब वो दे, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, को टर्मिनस, को मीन सेम, टर्मिनस यानी एंडिंग पॉइंट सेम है। तो अभी कोइनिशियल की बात करते हैं, दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। कोइनिशियल, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट सेम है, तो वी कॉल देम कोटर्मिनस। या दे हैव सेम फाइनल पॉइंट, या फिर बोल सकता हूं दे टर्मिनेट यानी एंड एट सेम पॉइंट, दे टर्मिनेट एट सेम पॉइंट। नेक्स्ट है कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, क्लियर? दो वेक्टर हैं ए और बी जो इस प्लेन पे है, तीसरा दूसरे वाले प्लेन पे सी। तो यहां पर क्या हुआ, ए और बी क्या है, सेम प्लेन पे है, तो ए और बी हो गए आपके कोप्लेनर। लेकिन ए और सी की बात करें तो ए और सी अलग अलग प्लेन पे हैं, बी और सी अलग अलग प्लेन पे हैं, तो बी और सी, ए और सी, वी कॉल देम नॉन कोप्लेनर। क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर। समझ में आ रही बात? तो सेम प्लेन पे है, यहाँ पर डिफरेंट प्लेन्स पे है, क्लियर? तो सेम प्लेन पे है तो कोप्लेनर, डिफरेंट प्लेन्स पे है तो नॉन कोप्लेनर। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ए और बी और ये सी, तो आपके पास कहने का मतलब ये हुआ कोप्लेनर है तो दे लाई ऑन सेम प्लेन। बेसिकली ये जो सब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये हम वेक्टर रीडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। क्या, किस लिए पढ़ रहे हैं, वेक्टर रीडिंग के लिए, कि हम पढ़ सके, न्यूमेरिकल्स को रीड कर सके। जैसे कहते हैं कोइनिशियल एंड कोप्लेनर, मतलब टू कोइनिशियल एंड कोप्लेनर वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर हैं जो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं और उनका इनिशियल पॉइंट भी सेम है। समझ में आ रही बात? डिफरेंट प्लेन पे नहीं है। देखिए इधर, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, कोइनिशियल कोप्लेनर, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, क्लियर? अब तीन कोइनिशियल एंड कोप्लेनर सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इधर देखिए
सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, आई मस्ट शो यू दिस, दे आर ऑन सेम प्लेन। लेकिन अगर एक डिफरेंट प्लेन पे तो दे बिकम व्हाट, इनिशियल पॉइंट तो सेम है, लेकिन अब प्लेन अगर मैं चेंज कर दूं दे आर नाउ नॉन कोप्लेनर, ये नॉन कोप्लेनर आ गया, डिफरेंट प्लेन पे आ गया। ये दोनों सेम प्लेन पे थे और ये डिफरेंट प्लेन पे। तो अगर तीनों को इनिशियल कोप्लेनर मतलब तीनों सेम प्लेन पे हैं, इनिशियल पॉइंट भी सेम है, प्लेन भी सेम है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं याद रखिएगा। क्लियर है? शीट को देखिए आप ध्यान से, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अभी हमने देखा, इसका काम होता है यूज टू गिव डायरेक्शन, यूज टू गिव डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा ए कैप, तो दैट इज व्हाट, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड इज 1 यानी यूनिटी, यूज टू गिव डायरेक्शन। और ये हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस, क्योंकि ऊपर और नीचे की यूनिट्स कट जाती हैं। यूनिट वेक्टर, अब 3 यूनिट वेक्टर आपको याद रखने, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। तो याद रखिएगा आई कैप इज यूनिट वेक्टर along x axis, j cap is unit vector along y axis and k cap is unit vector along z axis। तो 3 यूनिट वेक्टर्स आपको याद रखने, x एक्सिस के लिए i कैप, y एक्सिस के लिए j कैप और z एक्सिस के लिए k कैप। जैसे मैं कह दूं एक पार्टिकल है 3 मीटर x एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो 3 i कैप, 4 मीटर y एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो 4 j कैप, 5 मीटर जेड के लॉन्ग जा रहा है तो 5 के कैप। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, तो इसकी खास बात याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, मैग्नीट्यूड इज जीरो और डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, डायरेक्शन इज आर्बिट्री, आर्बिट्री यानी रैंडम, एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक द डायरेक्शन। इसका यूज कहाँ होता है और प्रैक्टिकली ये वेक्टर कहाँ देखने को मिलता है? भी जैसे सपोज करो नंबर्स है, मैंने कहा नंबर है 5 में से 5 गया, क्या बचा? 0। 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा, उसको नाम दे दिया 0। 5 में से 5 गया, क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं को नाम दे दिया 0। ऐसे ही अगर हम बोले आपको ए वेक्टर में से ए वेक्टर चला गया तो क्या बचा? 0 वेक्टर। ए वेक्टर में से ए वेक्टर चला गया तो क्या बचा? 0 वेक्टर। दिस इज 0 वेक्टर। समझ में आ रही बात? ये चीज ध्यान देनी है। क्लियर? अगर मैं कहूं ए वेक्टर में क्या ऐड करूं तो ए वेक्टर ही रह जाए, 0 वेक्टर। अगर मैं कहूं ए वेक्टर में मैं 0 वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? 0 वेक्टर। ऐसे मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में हमें 0 वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है? इट इज यूज्ड in following mathematical applications, it is used in following mathematical applications। क्लियर है यहां तक? इट इज यूज्ड इन फॉलोइंग मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। ये आपके, इसके अलावा जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल कहूं आपसे, एक पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी अगर v वेक्टर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका एक्सेलरेशन इज 0 वेक्टर। इफ v इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? 0 वेक्टर। अब अगर मान लो एक बॉडी है, उस पे एक फोर्स इधर लग रहा है F और सेम फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इधर लग रहा है F, तो नेट फोर्स क्या हुआ? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, नेट फोर्स क्या हुआ? 0 वेक्टर। अगर एक पार्टिकल आपका ओरिजिन में है, ओरिजिन में है और ओरिजिन से मूव ही नहीं कर रहा, यहीं पर है, ओरिजिन में है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज 0 वेक्टर। एक पार्टिकल एक पॉइंट से शुरू करता है, घूम फिर करके वहीं आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स व्हाट? 0 वेक्टर। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है 0 वेक्टर। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर याद रखिएगा, दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट position of a particle
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या देता है? पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। तो एक ऐसा वेक्टर जो बताए कि P कहाँ पर है, जैसे मैंने कहा P कहाँ पर है, तो ओरिजिन से P को जो लोकेट करे OP, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसी तरह ओरिजिन से जो किसी दूसरे पॉइंट Q को लोकेट करे x2 y2 z2, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। एक बार फिर, P को लोकेट करना है OP, Q को लोकेट करना है OQ, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। अब लिखेंगे कैसे? OP इज व्हाट? जब कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 z1, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर? OP क्या हुआ? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब अगर कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी इसकी लंबाई, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? ध्यान देना, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर रूट। क्लियर? OQ क्या हुआ? OQ x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स है, क्या लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और मैं बोलूं मैग्नीट्यूड लिखो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और पूरे का रूट। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ओरिजिन है, मैं कहूं भाई कोई कहां पर है, तो तुम यहां हो, तुम यहां हो, तुम यहां हो, तुम यहां हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है? ओरिजिन से पोजीशन बताने वाला वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रही बात? तो आपने अभी देखा पार्टिकल यहां है तो इसकी पोजीशन OP, यहां है तो इसकी पोजीशन OQ, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। मान लो एक पार्टिकल P से Q जाता है, तो कहां से कहां जाता है? P से Q, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। P से Q चाहिए तो PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले आप यहां तक नोट करिए, ध्यान से देखिए, आई थिंक इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हैव यू फोकस ऑन टू योर नोट्स। अब हमने कहा P से Q जा रहा है पार्टिकल, P से कहां जा रहा है? Q, तो PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है P के और Q के हैं x2 y2 z2। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अदर। क्लियर? लैंग्वेज तो हम बना लेंगे, नोट से लिख लेंगे, यहां तक आपको समझना है। ध्यान रखिए, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? ये फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट में फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y में करिए y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये वेक्टर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगर मैं बोलूं PQ का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? i का कोएफिशिएंट जो भी है होल स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट होल स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट क्लियर? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर पूरे का रूट, दिस इज मैग्नीट्यूड। जैसे सपोज करो मैं आपसे एग्जांपल बोलूं कि एक पार्टिकल है, goes from A 314 meter coordinates हैं to B 437 meter। क्लियर? कह रहे फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB, पहला। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तीसरा यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन अलोंग AB। समझ में आ रही बात? तो ये वेक्टर्स हैं आपके। अब देखो, अब मैं आपसे अगर कहता हूं AB वेक्टर चाहिए, AB वेक्टर,
तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यानी एक्स में देखिए 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करने की लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं 1 आई कैप, 3 माइनस 1 यानी 2 जे कैप, 7 माइनस 4 यानी 3 के कैप। तो ये आंसर क्या आया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोलता है इसका मैग्नीट्यूड निकालो। समझ में आ रहा है आपको, मैग्नीट्यूड, आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट क्या है 3, 3 का स्क्वायर, पूरे का रूट। तो 9 1 10 4 14 14, और ऑब्वियसली दिस इज मीटर, दिस इज ऑल्सो मीटर, एंड थर्ड इज यूनिट वेक्टर ए बी कैप, दैट इज व्हाट, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड के रूट 14, और कोई यूनिट्स नहीं होंगे, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, दोनों मीटर कट गए, तो इट इज डायमेंशनलेस, नो यूनिट्स, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। क्लियर है आपको यहाँ तक, ध्यान से देखिए, आई थिंक इट शुड बी क्लीन। और आज आपने क्या पढ़ा, वेक्टर्स क्या होते हैं, पहली इंट्रोडक्टरी क्लास, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरो से, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टेल की लंबाई है, और जो डायरेक्शन है वो हेड से देते हैं। तो आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, कोइनिशियल, नेगेटिव, कोप्लेनर वेक्टर्स, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर स्टडी की। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपको। पोजीशन वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू। और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू ऑल टिल देन, गुड बाय।